हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो भी हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हमारे पास दो चैनल है, एक फॉर PDF पर्पज के लिए और एक हमारे क्विज पर्पज के लिए। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और हमारे आप सोशल मीडिया चैनल फेसबुक पर भी हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन वीडियो ऑफ द माइंस रूल 1955। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 ऑफ माइंस रूल 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा डील करता है कमेटी के ऊपर। आज के वीडियो में हम रूल नंबर 3 से रूल नंबर 12 तक कवर आउट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 3 से रूल नंबर 20 तक का रूल है। पर इस पूरा कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये हमारा कमेटी का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम रूल नंबर 3 से रूल नंबर 12 तक डील करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। द माइंस रूल 1955, द खान नियम 1955। सो जैसा मैंने बताया, चैप्टर नंबर 2 कमेटी से डील करता है। तो कमेटी के बारे में हम पहले ही इसको द माइंस एक्ट 1955 में इसके बारे में बताया गया है, सेक्शन 12 में कमेटी। उसी कमेटी के पूरे डिटेल स्टडी हम माइंस रूल के चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। जो कमेटी होता है, तो हम जो सेक्शन में, मतलब जो सेक्शन 12 में द माइंस एक्ट 1952 में जो कमेटी के बारे में डिटेल स्टडी दी है, उसको करेंगे यहाँ पर। जो मेंबर्स होते हैं, उसमें कौन कंस्ट्रक्शन करता है उसका, ठीक है, पूरा स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द कमेटी। हाँ, कमेटी को कौन गठन करता है, कमेटी को कौन बनाता है। तो कमेटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और जिसके अंदर 8 मेंबर होते हैं। द मेंबर्स ऑफ कमेटी 8। टोटल हमारे कमेटी के अंदर 8 मेंबर होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। जो पहला मेंबर होता है वो चेयरमैन होता है, हु शैल बी इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉट बी चेयरमैन और इंस्पेक्टर, जो कि चेयरमैन और इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो मेंबर है वो है द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। और तीसरा जो होगा, जो 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर्स, 2 हमारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे माइनर्स के, वर्कर बोल सकते हैं उसको, और जिसमें से एटलीस्ट एक कोल माइंस का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फ्रॉम कोल माइन, ठीक है। और चौथा अपॉइंटमेंट क्या होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, 2 ओनर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें से एक कम से कम कोल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और 5वां में बताया गया है 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एनी माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब कुछ अपॉइंटमेंट है कि कैसे कैसे हम माइनिंग कमेटी का गठन करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज के मेंबर्स को रखा जाएगा। तो एक तो हमारा चेयरमैन है, और दूसरा चीफ इंस्पेक्टर, एक एक हो गए, और 2 रिप्रेजेंटेटिव माइनर्स के हो गए, और 2 ओनर के हो गए, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और ये 6 8, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं कमेटी में, 8। ये हमारा सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952 में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सब का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और मेंबर्स ऑफ द कमेटी। हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं कमेटी में, वो पूरा उनका जो अपॉइंटमेंट करता है, मतलब कौन उसे चुनता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। टोटल 8 मेंबर होते हैं। तो ये हमारा इतना डिटेल्स हमें सेक्शन 12 में बताया गया था, जो मैंने यहाँ बता दिया है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 द माइंस रूल 1955 का। तो रूल नंबर 3 है जो माइंस रूल 1955 का, उसमें है टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो इसमें अंतर्गत बताया गया है कि टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, जो सेक्शन 12 के अंदर जो कमेटी बनाई गई है, उसका टेन्योर क्या है, उसका कार्यकाल, मतलब वो 3 साल तक अपॉइंटमेंट होंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, मतलब 3 साल तक का ही उनका सर्विस दिया जाएगा बस उनको। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है,
कौन कौन पर्सन को इससे छूट मिलेगी, तो वो हैं चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। बाकी जो 6 पर्सन हैं उन सब का 3 साल का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और उसमें एक और बात बताया गया है, 3 ईयर एक्सपायरी होने के बाद भी तब तक अपॉइंटमेंट रहेगा जब तक हिज सक्सेसर उत्तराधिकारी अपॉइंटमेंट ऑन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे कि ये एक पर्सन है जिसका 3 साल के बाद से एक्सपायरी हो गया है, 3 साल इसने अपना सर्विस दे दिया है, बट इसके बाद भी इसका जो अगर ये चल जाएगी तो इसकी वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो ये जब तब तक अपॉइंट रहेगा 3 साल के बाद एक्सपायरी होने के बाद भी, कि जब तक इसका अगला इसके प्लेस पे कोई अगला उत्तराधिकारी ना आ जाए, मतलब उसका सक्सेसर, मतलब जो उसके जगह पर कोई दूसरा ना आ जाए, तब तक ये अपॉइंट ही रहेगा उस प्लेस पर, ठीक है। और उसका अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट में होना चाहिए, गजट में पब्लिश होना चाहिए कि हाँ नया उसके प्लेस पे इनका अपॉइंटमेंट हो गया है 3 साल के बाद से, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब अगले रूल के ऊपर चलते हैं। रूल नंबर 4 है सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। तो सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी किसको बोला जाएगा, तो चीफ इंस्पेक्टर है वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे किसको, एक इंस्पेक्टर को, जो एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ कमेटी, जो कमेटी में सेक्रेटरी के जैसे एक्ट करेगा। मतलब सीधा बात में समझा जाए तो चीफ इंस्पेक्टर एक नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को जो इंस्पेक्टर होगा, और वो सेक्रेटरी के जैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कमेटी में, ठीक है। चलिए अब आगे रूल के ऊपर चलते हैं। रूल नंबर 5 रिमनरेशन। मतलब इसका मतलब होता है सैलरी ऑफ, इसका मतलब होता है सैलरी, ठीक है, काम करने का पेमेंट। तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कार्य का पैसा जो भी कमेटी के अंदर जो भी 8 लोग हैं उनका जो पेमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं था जानने लायक, मनी ऑफ सैलरी, ठीक है। अब आते हैं रिज़ाइन जो देते हैं। रूल नंबर 6 है, रिज़ाइन के ऊपर है, ठीक है। रेजिग्नेशन है, पद त्याग। मतलब जो अपने जिनको जैसे जॉब मिला है तो वो अपने जॉब से रिटायर, मतलब रिज़ाइन ले लेते हैं, रिटायर नहीं बोल सकते उसको, रिटायर तो अपना पूरा सर्विस देने के बाद से जिनका 40 साल हो जाता है, जैसे जो वर्कर्स होते हैं, मैं माइंस में बात कर रहा हूँ, तो वो रिटायर होते हैं। यहाँ रिज़ाइन मतलब ना पद त्याग कर देना। तो जो टोटल 8 मेंबर हैं हमारे, तो वो उनके लिए सबके लिए अलग अलग है कि किसको वो नोटिफाई करेंगे अपना रेजिग्नेशन। तो जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन शैल गिव द रेजिग्नेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर चेयरमैन चाहता है कि मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ तो वो किसको बोल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट में बताया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में है अगर अदर मेंबर, चेयरमैन को छोड़ के कोई अदर मेंबर है, मतलब जो बाकी 7 मेंबर है, चीफ इंस्पेक्टर, 2 ओनर के रिप्रेजेंटेटिव, 2 वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, तो वो सब अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो देंगे चेयरमैन को, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है द रेजिग्नेशन शैल बी टेक इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रेजिग्नेशन। मतलब जो रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा उसको 30 दिन के बाद से उसे इफेक्टिव माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो भी चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे रूल के ऊपर बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 के ऊपर। तो रूल नंबर 7 है एब्सेंस फ्रॉम इंडिया। अगर कोई कमेटी का मेंबर इंडिया के बाहर जाता है, एब्सेंट हो जाता, एब्सेंट रहता है इंडिया से, तो उसको क्या क्या करना होगा, इसमें ये बताया गया है इस रूल में
बिफोर अ मेंबर्स लीव्स इंडिया अब्रॉड, मतलब कोई विदेश जाता है या इंडिया को छोड़ता है तो उसको क्या क्या नोटिस किसको किसको देना पड़ेगा। द मेंबर शैल इन्फॉर्म द चेयरमैन, चेयरमैन को इन्फॉर्म करेगा कमेटी के, द डेट ऑफ डिपार्ट और द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब कि जो मेंबर है जो जाना चाहता है अब्रॉड, विदेश जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, चेयरमैन को, ठीक है। और उसमें अपने जाने की तारीख और एक्सपेक्टेड रिटर्न की तारीख दोनों को मेंशन करेगा, वो उनको बताएगा कि मैं इतने दिन तक आ सकता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या पॉइंट है इसमें, इफ़ एनी मेंबर वांट टू गो अब्रॉड फ्रॉम मोर देन 6 मंथ, अगर कोई 6 महीना से ज़्यादा दिन तक विदेश जाना चाहता है, मतलब उसका जो टाइम इंटरवल है वो 6 महीना से ज़्यादा है, सो वो रिज़ाइन करके ही जा सकता है, वो अपना पद को त्याग कर देगा फिर ही जा पाएगा विदेश या फिर अब्रॉड, ठीक है। इफ़ एनी मेंबर्स गोज अब्रॉड विदाउट द फॉलोइंग अबव टू प्रोविज़न, ठीक है, अगर कोई पर्सन है या बिना चीफ इंस्पेक्टर को, मतलब सॉरी चेयरमैन को बताए हुए, या फिर जिसका 6 महीने से ज़्यादा टाइम इंटरवल है, इन दोनों को बिना बताए चला जाता है, तो उस पर्सन को रिज़ाइन के ही माना जाएगा। रिज़ाइन ऑफ द मेंबर शैल बी डीम्ड, तो माना जाएगा कि वो पर्सन रिज़ाइन हो गया है, उसको पद त्याग कर दिया जाएगा अगर वो बिना बताए जाता है चेयरमैन को, या फिर उसकी टाइम इंटरवल 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रिज़ाइन माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे रूल के ऊपर बात करते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी रूल नंबर 9 में हम बात करेंगे कि अगर किसी का डेथ हो जाता है या फिर किसी का रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उस वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचानी है और किस प्लेस की वैकेंसी कौन देगा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये इस रूल में बताया गया है। जैसे कि अगर चेयरमैन, अगर कोई अदर पर्सन, जैसे कोई चेयरमैन के अलावा कोई भी 7 पर्सन का वैकेंसीज खाली है, तो चेयरमैन इन्फॉर्म करेगा और नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, वैकेंसीज ऑकर ड्यू टू रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ मेंबर, किस कारण से, किसी के रेजिग्नेशन पद त्याग से या फिर किसी के डेथ ऑफ मेंबर्स के, कोई भी मेंबर की डेथ हो गई उसका या फिर रिज़ाइन कर दिया है, उस वैकेंसीज का वो डिटेल देगा चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन केस द वैकेंसीज ऑकर ड्यू टू डेथ ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या कौन देगा नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे नोटिस ऑकरेंस, वैकेंसीज ऑकरेंस का, कि यहाँ पर ये वैकेंसीज खाली हो गई है, किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट ही है इम्पॉर्टेंट, कि अगर कोई अदर पर्सन, चेयरमैन के अलावा कोई पर्सन का पोस्ट खाली है, तो चेयरमैन वो वहाँ नोटिस देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर चेयरमैन की ही डेथ हो जाती है तो चीफ इंस्पेक्टर या नॉमिनेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर है, वो इन्फॉर्मेशन देगा नोटिस करके कि वैकेंसीज ऑकर हो गई है चेयरमैन की सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब दोनों केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है, एक में चेयरमैन भेज रहा है, अगर चेयरमैन के लिए भेजना है तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 10, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। ये रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस में थोड़ा डिटेल है तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। ऑल क्वेश्चन विच द कमिटी इज कंसर्न आइदर एट इट मीटिंग by circulating paper
as the chairman required the order, provided that no need to circulate the paper to any members who is absent from the India at that time. जैसे कि जो चेयर मतलब जो कमेटी के अंदर जो भी डिस्कशन होता है तो वो सर्कुलेटिंग ऑफ पेपर के थ्रू होता है, तो उसके दौरान अगर कोई पर्सन इंडिया में अवेलेबल नहीं है या अब्रॉड में है तो उसको उस पेपर का सर्कुलेट नहीं किया जाएगा. इफ़ एनी मेंबर इज़ referred any question and by circulating of paper and they requested the chairman to discuss in meeting. अगर सर्कुलेशन ऑफ पेपर के दौरान अगर किसी एक पर्सन को उसमें कुछ डाउट होता है, वो चाहता है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, तो वो चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, अगर एक पर्सन ऐसा कहता है, करने को बोलता है, तो चेयरमैन उससे मना भी कर सकता है. अगर कोई एक पर्सन जैसे कि 7 है, चेयरमैन के अलावा 7 पर्सन है, उसमें से खाली एक पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए. ठीक है, डिस्कशन इन मीटिंग में होनी चाहिए, तो चेयरमैन उसको मना भी कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी एक कंडीशन है, अगर 3 या 3 से मोर पर्सन सेम टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन को कि इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए मीटिंग में, तो चेयरमैन के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि मीटिंग में वो टॉपिक को वो डिस्कस करें. ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें इस डिस्पोजल ऑफ बिजनेस बस इतना ही है. अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 11, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग. ये कौन निर्धारित करेगा कि इस टाइम पे मीटिंग होगी और इस प्लेस पे होगी. ठीक है, तो ये रूल नंबर 11 है हमारा. तो टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग शैल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन. चेयरमैन ये अपॉइंट करेगा चेयरमैन कि हमारा किस टाइम पे और किस प्लेस पर हमारी मीटिंग होगी. ठीक है, चलिए आगे रूल नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं. ये हमारा पार्ट 1 का लास्ट रूल होगा. फिर इसके आगे जो रूल नंबर 13 से रूल नंबर 20 तक है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 12 है नोटिस ऑफ मीटिंग. ठीक है, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में है ये. तो नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड बाय द सेक्रेटरी. सेक्रेटरी कौन नॉमिनेट करता है? चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करता है. ठीक है, कौन रहता है? वो एक इंस्पेक्टर ही रहता है जो कमेटी का सेक्रेटरी के जैसे वर्क करता है. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी. सेक्रेटरी पूरे जगह नोटिस भेजेगा. इसमें 3 टाइप के नोटिस भेजता है वो. ठीक है, एक होता है जनरल नोटिस, एक होता है इमरजेंसी नोटिस, एक एजेंडा ऑफ नोटिस. ठीक, सॉरी, एजेंडा ऑफ मीटिंग. ठीक है, तो जनरल नोटिस सेंड करता है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग. ठीक है, ये हमारा जनरल नोटिस है. ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है इमरजेंसी नोटिस. तो इमरजेंसी नोटिस सेंड करते हैं एटलीस्ट 2 डेज बिफोर द मीटिंग. अगर मीटिंग को इमरजेंसी में किया जाता है तो 2 दिन पहले मीटिंग के उस नोटिस को भेज दिया जाता है, इमरजेंसी नोटिस को. और एजेंडा ऑफ नोटिस की, इस एजेंडा ऑफ मीटिंग की, इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा, तो वो नोटिस को सेक्रेटरी 7 दिन के अंदर भेजता है मीटिंग के. ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के नोटिस के बारे में हमने देखा नोटिस ऑफ मीटिंग में. तो तीनों हमारा सेक्रेटरी के द्वारा भेजा जाता है. ठीक है, कौन कौन सी नोटिस है? जनरल नोटिस, इमरजेंसी नोटिस और एजेंडा ऑफ नोटिस. ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिस कौन भेजता है, ये इंपॉर्टेंट. ये सेक्रेटरी भेजता है, और सेक्रेटरी क्या होता है? एक इंस्पेक्टर ही होता है. ठीक है, जो नॉमिनेट होता है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा. ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे के वीडियो रूल्स को हम आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में. सो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.